वेलकम टू सिविल स्टेप हिमाचल। इकोनॉमिक्स के डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस टॉपिक से हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन, वो रिलेट करता है सब यूनिट 2 से, और ये है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर। आपके सिलेबस में जो ऑर्गेनाइजेशन एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड हैं दे आर WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक की 2 ऑर्गेनाइजेशन IBRD, IDA, ब्रिक्स, OECD और यूनाइटेड। तो इसी के ऊपर जो आजकल बहुत न्यूज में चल रहा है WTO, तो उससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन देख रहे हैं आज कि उसको अगर आएगा तो कैसे अप्रोच करेंगे। तो आज का टारगेट क्वेश्चन क्या है? WTO has helped in facilitating global trade. However, recently it has been facing certain challenges. In this context, analyze the relevance of WTO and suggest suitable reforms in its functioning. तो देखिए, इस क्वेश्चन को जो है थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, काफी सारे इसके पार्ट्स हैं, तो आपको ध्यान से पढ़ना है, कोई पार्ट आपसे छूटे नहीं। तो इसी के लिए जब मैंने पहला लेक्चर लिया था उसमें समझाया था कि आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं, जो भी चीजें एड्रेस करनी है क्वेश्चन में, उसको अंडरलाइन कर लीजिए। तो सबसे पहला क्या है? सर्टेन चैलेंजेस। ये एक पार्ट है कि क्या चैलेंजेस हैं। दूसरा पार्ट है कि रेलेवेंस ऑफ WTO आपको बताना है, और तीसरा है सजेस्ट करने हैं आपको सूटेबल रिफॉर्म्स। तो ये 3 तो मेन पार्ट्स हैं जो आपको एड्रेस करने हैं। डायरेक्टिव क्या है यहां पर? आपका डायरेक्टिव है एनालाइज। जब आपसे एनालाइज करने को कहा जाता है तो आपको क्या करना होता है कि आप देखिए कि क्या सेंट्रल थीम है, किस चीज को एनालाइज करने के लिए बोला गया है, उसको तोड़िए पार्ट्स में। जब आप एनालाइज करेंगे तो कैसे करेंगे कि अच्छा क्या क्या फैक्टर्स हैं इसके, आप उसको तोड़ेंगे, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स क्या हैं, वो कैसे एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो जो पूरा क्वेश्चन है ये इस एनालाइज डायरेक्टिव से बंधा हुआ है। आप बताएंगे क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, क्या रिलेवेंस है, लेकिन उन चैलेंजेस के बाद भी इन चैलेंजेस को हम कैसे दूर कर सकते हैं, ये कैसे क्या रिफॉर्म्स ला सकते हैं। तो ये चीजें जो है आपको एक क्रम में लिखनी है। इंट्रोडक्शन की बात करें, इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे इसका आप? पहला जो स्टेटमेंट है इसका कि WTO हैज फैसिलिटेटेड ग्लोबल ट्रेड, ये जो स्टेटमेंट है, ये जो लाइन है क्वेश्चन की, ये ऐसे ही नहीं डाली गई है। आपको इसको भी जस्टिफाई करना है, इसको भी कुछ पार्ट देना होगा, कुछ टाइम और स्पेस आपको देना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे कि WTO जब से एस्टेब्लिश हुआ सिंस 1995, जो ग्लोबल ट्रेड वॉल्यूम है अगर वो देखें तो वो 2.7 टाइम्स हो गई है। अगर हम वैल्यू वाइज ग्लोबल ट्रेड देखें तो वो 4 टाइम्स हो गया है। तो इससे आप जो पहला स्टेटमेंट है क्वेश्चन का कि WTO हैज फैसिलिटेटेड ग्लोबल ट्रेड, आप उसको जस्टिफाई कर रहे हो विद डेटा। तो ये आपका बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन बन जाएगा। अब बात करते हैं मेन बॉडी में आप क्या क्या लिखेंगे। तो सबसे पहला पार्ट क्या है कि क्या चैलेंजेस WTO फेस कर रहा है। तो क्या चैलेंजेस WTO आज फेस कर रहा है? चाइनाज स्टेट कैपिटलिज्म। चाइना जो है अपनी प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही कंपनीज को बहुत सारी सब्सिडीज प्रोवाइड करता है, बहुत सारे और उनको ऐसी रूल्स रेगुलेशन से बांधे रखता है, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, वो ट्रेड डिस्टॉर्शन करते हैं। जब सब्सिडीज अगर आप देते हो तो विज़ावी आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो सस्ते पड़ जाते हैं, क्योंकि आपको सब्सिडी मिल रही है, एक्सपोर्ट सब्सिडीज आप दे रहे हैं, आप इनपुट सब्सिडीज दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप बाकी लोगों से सस्ते में माल बेच पाओगे। तो इसलिए जो है चाइना के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो पॉलिसीज हैं, दे आर ट्रेड डिस्टॉर्टिंग। बट उसका क्योंकि शेयर जो है ग्लोबल ट्रेड में बढ़ता जा रहा है, तो आप उसको कैसे रोकोगे, आप उसको कैसे कहोगे कि आप जो रूल्स हैं, ग्लोबल रूल्स हैं, उनको फॉलो करिए। तो जो चाइना का स्टेट कैपिटलिज्म है, ये सबसे बड़ा चैलेंज बनते जा रहा है WTO के सामने। दूसरा है इंस्टीट्यूशनल इश्यूज। सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन जो आज के दिन पर है WTO के सामने में, वो है डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी का। WTO की डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी आज डिफंक्ट हो चुकी है। क्यों डिफंक्ट हो चुकी है? क्योंकि इसमें जो जजेस हैं, जो कोरम है जजेस के, कम से कम 3 जजेस होने ही चाहिए किसी भी ट्रेड डिस्प्यूट को सेटल करते वक्त, वो नहीं बन पा रहा है। सिर्फ एक ही जज बचा है, बाकी जजेस का अपॉइंटमेंट नहीं हो पा रहा है। वो इंस्टॉल कर रखा है USA ने, क्योंकि कंसेंसस बेस्ड होता है अपॉइंटमेंट भी। USA अपनी कंसेंसस नहीं दे रहा है, जिसके चलते डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी वो डिफंक्ट हो गई है। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। अब WTO में कौन सी कंट्री डेवलप्ड है, कौन सी डेवलपिंग है, इसके बारे में कोई ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं है। हर कंट्री अपने आप को क्लेम करती है कि वो डेवलप्ड है या डेवलपिंग कंट्री है, तो इसके कुछ कहना चाहिए
कुछ इंपॉर्टेंट सेलिएंट पॉइंट्स जो है वो डिफाइंड नहीं है, कहीं भी एक डेफिनेशन नहीं है कि डेवलप्ड कंट्री क्या होनी चाहिए, उसके लिए क्या डेटा पॉइंट्स आप देखेंगे, आप इनकम देखेंगे, आप वहाँ की एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ देखेंगे, आप किस तरह से डिफाइन करेंगे क्या डेवलप्ड है और क्या डेवलपिंग कंट्री है। नेक्स्ट इशू है ई कॉमर्स एंड डिजिटल ट्रेड। जब 1995 में WTO एस्टेब्लिश हुआ था उस वक्त ई कॉमर्स या डिजिटल ट्रेड का कोई इतना लेना देना नहीं था, तब वो इतने जो है प्रोमिनेंट नहीं थे। बट अगर आज आप देखें तो इनका सिग्निफिकेंस जो है वो बढ़ता जा रहा है, बट इनके लिए रूल्स जो हैं वो आज भी नहीं बने। तो ग्लोबल ट्रेडिंग में ई कॉमर्स और डिजिटल ट्रेड के लिए रूल्स नहीं है, जिसकी वजह से इनको रेगुलेट करना मुश्किल होता जा रहा है। बट रेलेवेंस क्या है WTO का? इन सब चैलेंजेस के बाद भी WTO रेलेवेंट है। तो उसका रेलेवेंस क्यों है? रेलेवेंस का मतलब क्या है? यहां पे आपको बताना है कि क्या उसका सिग्निफिकेंस है या WTO क्यों जरूरी है हमारे लिए। तो उसमें बताएंगे कि सिर्फ WTO ही एक ऐसा फोरम है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहां से रूल बेस्ड मल्टीलैटरल ट्रेडिंग सिस्टम हो सकता है, क्योंकि WTO ही है जो कि रूल्स बनाता है फॉर मल्टीलैटरल ट्रेडिंग। मल्टीलैटरल ट्रेडिंग मतलब दुनिया भर के हर कंट्रीज के, जब आप बायलैटरल करते हो तो एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ होता है। प्लूरीलैटरल या रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स जो होते हैं वो क्या होता है कि एक तरफ एक कंट्री है या एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, दूसरी तरफ एक अदर ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, जैसे RCEP नेगोशिएशन था तो वो एक रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट था। जब आप मल्टीलैटरल की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है, सारी जो भी कंट्री सब मेंबर्स हैं, जो भी 150-200 जो भी मेंबर्स हैं WTO के, उन सभी पर वो रूल्स रेगुलेशंस लागू होंगे। सेटल डिस्प्यूट्स एमिकेबली। जब किसी दो मेंबर्स, दो कंट्रीज के बीच में कोई ट्रेड डिस्प्यूट होता था तो उनको एमिकेबली, उनको आसानी से डिस्प्यूट सेटल हो जाता था WTO की डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी के द्वारा। तो अगर वो नहीं होगी, WTO ही नहीं होगा, तो फिर वो डिस्प्यूट्स कैसे सेटल होंगे। थर्ड इज प्लेटफॉर्म फॉर न्यू ग्लोबल ट्रेड एग्रीमेंट्स। अगर कोई नए रूल्स बनाने हैं, कोई नया ग्लोबल ट्रेड एग्रीमेंट करना है, जैसे अभी क्या चल रहा है, दोहा राउंड ऑफ नेगोशिएशंस, तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि सारी कंट्रीज, सारे मेंबर्स मिलके जो आए उस पर नेगोशिएशंस करें। और कोई नई ग्लोबल ट्रेड नेगोशिएशन करनी है, कोई नया एग्रीमेंट करना है, कोई नए रूल्स रेगुलेशंस बनाने हैं, तो वो आप बना सकते हैं। इट स्टिमुलेट्स ग्लोबल ग्रोथ। जब ट्रेड बढ़ता है तो उससे ग्रोथ को भी बढ़ावा मिलता है, क्योंकि जब आपके एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होते हैं, ऐसा नहीं होता कि जब ट्रेड बढ़ता है तो सिर्फ इंपोर्ट्स आपके बढ़ेंगे, आपके इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स दोनों ही बढ़ते हैं। जब एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं तो आपके यहाँ एक डिमांड क्रिएट होती है आपके प्रोडक्ट्स के लिए, उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट होता है, ग्रोथ होती है और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लोगों को मिलती है, पॉवर्टी रेट जो है वो रिड्यूस करने में हेल्प करता है। तो इट स्टिमुलेट्स ग्लोबल ग्रोथ बिकॉज इट फैसिलिटेट्स ग्लोबल ट्रेड। इट एंश्योर्स प्रेडिक्टेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन ट्रेड रेगुलेशंस। अब सारी जो कंट्रीज हैं वो इसकी मेंबर्स हैं, इतने सारे देश जो हैं इसके मेंबर्स हैं, तो जब वो कुछ रूल्स रेगुलेशंस पे एग्री कर जाते हैं तो आपको पता होता है कि अब कोई भी देश जो है ऐसे ही कोई रूल्स रेगुलेशन चेंज नहीं करेगा, क्योंकि वो एग्री कर चुका है WTO में। तो आपके पास एक प्रेडिक्टेबिलिटी होती है कि हाँ देखिए अब USA ने मान लिया है कि ये रूल्स रेगुलेशंस होंगे तो वो इनको चेंज नहीं करेगा, एक ट्रांसपेरेंसी रहेगी। तो हर एक को एक भरोसा रहता है, एक ट्रस्ट रहता है ट्रेडिंग सिस्टम में कि जो भी एग्री हुआ है वो उसको फॉलो करेंगे। कुछ रिफॉर्म्स हैं कि कैसे जो इनके चैलेंजेस है इनसे कैसे निपटा जाए, या आने वाले टाइम में जो रिलेवेंस है WTO की वो बनी रहे, या उसकी फंक्शनिंग जो है वो कैसे इंप्रूव की जा सकती है। तो जो सबसे पहला रिफॉर्म आज के दिन पे बता रहे हैं वो है प्रमोट प्लूरीलैटरल नेगोशिएशंस। कि ठीक है भाई, मल्टीलैटरल नेगोशिएशन जो है वो स्टॉल हो रखी हैं, सारी कंट्रीज जो है किसी बात पर एग्री नहीं हो रही है, तो आप ऐसा करिए कि प्लूरीलैटरल कर लीजिए। मतलब अगर पूरी के पूरे मेंबर्स नहीं हो रहे हैं, अगर 100 कंट्रीज भी जो है एग्री कर जा रही हैं, तो आप वो नेगोशिएशंस तो करिए। एटलीस्ट जो लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं, जितनी भी कंट्रीज एक प्लेटफॉर्म पर आ जा रही हैं, किसी इशू पर जो है वो एग्री कर जा रही हैं, तो वो नेगोशिएशंस आप कर लीजिए। मत इंतजार करिए कि बाकी मेंबर्स जो है कब उस पर एग्री करेंगे। सेकेंड इज जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है टू डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, दैट शुड बी मेड अ पॉलिटिकल। मतलब उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। लोग जो भी मेंबर्स हैं वो अपनी जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट है उनको उसको अलग रखें। डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी का जो अपॉइंटमेंट है वो एक तरह से स्टैंडर्डाइज्ड होना चाहिए कि कोई एक मेंबर जो है उसको इंस्टॉल ना कर पाए। कन्फर्ड विद पेनलाइजिंग पावर्स टू कर्ब विलफुल नॉन कंप्लायंस। अगर मान लीजिए डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी ने
ये WTO ने कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं, तो उनको अगर कोई मेंबर फॉलो नहीं करता है तो उसके पास पावर्स होनी चाहिए कि उसको वो पेनलाइज कर पाए, क्योंकि आप फॉलो नहीं कर रहे हो। नहीं तो क्या होता है, कोई फॉलो नहीं भी करता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है उसके ऊपर, कोई पेनलाइजिंग पावर्स नहीं लगती हैं, तो वो कैसे फॉलो करेंगे उन रूल्स रेगुलेशंस को। अगर आपको ठीक से फॉलो करवाना है तो पीनल पावर्स जो है वो WTO को देनी चाहिए। न्यू सेट ऑफ रूल्स, किसके लिए न्यू सेट ऑफ रूल्स? जो हम बात कर रहे थे कि ई कॉमर्स और डिजिटल ट्रेड के लिए न्यू रूल्स और रेगुलेशंस की जरूरत है, तो इसके ऊपर जल्दी से जल्दी कुछ एग्रीमेंट होना चाहिए। तो ये आपने क्या किया कि मेन बॉडी पार्ट में तीनों चीजें जो पूछी गई थी उनको एड्रेस कर दिया, आपने चैलेंजेस बता दिए, आपने रेलेवेंस बता दिया और रिफॉर्म्स बता दिए। कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? कंक्लूजन में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ कि हाँ, एक रिफॉर्म्ड WTO की जरूरत है, which should rest on the foundation of liberal multilateralism with development dimension and appropriate safety valves for rule based sovereign action। मतलब इसमें बता रहा है कि जो मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम होना चाहिए वो रूल बेस्ड होना चाहिए, उसमें ध्यान रखना चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज का भी कि कुछ डेवलपमेंट इंपरेटिव्स हैं, जैसे हमारी पब्लिक स्टॉक होल्डिंग है जो कि जरूरी है हमारे लिए कि जो गरीब जनता है उस तक खाना हम पहुंचा पाए। ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं डेवलपिंग कंट्रीज के जिनको ध्यान में रखे जाने की जरूरत है, तो उनको भी ध्यान में रखिए। साथ में आप ऐसे रूल्स रेगुलेशन नहीं बनाइए जो कि किसी की सॉवरेनिटी पर कुछ सवालिया निशान खड़ा करे या उनकी सॉवरेनिटी को किसी भी तरह से मिटिगेट करे। तो अगर ये फाउंडेशंस आप रखेंगे कि डेवलपिंग कंट्रीज के हितों का भी ध्यान रखें, जो भी मेंबर्स हैं उनकी सॉवरेनिटी का भी ध्यान रखें, और एक लिबरल ट्रेड रेजिम अगर आप बनाने की कोशिश करेंगे तो ये WTO है जो है वो रिवैम्प हो सकता है और आगे एफिशिएंटली फंक्शन कर सकता है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कंक्लूड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। मुझे लगता है कि इन सेशन से एटलीस्ट आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से क्वेश्चंस को अप्रोच किया जाता है। कुछ हमने डायरेक्टिव वर्ड्स देखे हैं जैसे एनालाइज, क्रिटिकली, एग्जामिन, डिस्कस, ये सब हमने देखे हैं, तो इससे आपको पता चला होगा कि क्वेश्चंस को किस तरह से एड्रेस करना चाहिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, जरूरी ये है कि हम क्वेश्चन के हर पार्ट को एड्रेस करें और जो डायरेक्टिव वर्ड दिया गया है उसी के हिसाब से फ्लो जो है अपने आंसर को कराएं। नहीं तो क्या होता है कि जो आप जल्दी जल्दी में आंसर्स लिखने लग जाते हैं, आपको ध्यान नहीं देते कि उसमें क्या पूछा गया है, क्या क्या चीजें उसमें एड्रेस करनी है, तो उसकी वजह से क्या करते हैं आप, जो आपको आता है आप वो लिख करके आ जाते हैं और आपको उसकी वजह से मार्क्स कम मिलते हैं। तो इन सेशंस को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर किसी ने नहीं देखा है तो देखिए, सारे सेशंस देखिए और उससे आपको अंदाजा लगेगा कि कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच किया जाता है, कैसे एक अच्छा आंसर लिखा जाता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।